नमस्कार, मैं हूं कहानी वाला और स्वागत है आपका मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी गबन के अगले अंक में। अब तक आपने सुना कि रमानाथ ने कैसे जालपा के गहनों को गायब कर दयानाथ जी को सौंप दिया। अब सुनते हैं आगे की कहानी। सवेरा होते ही दयानाथ गहने लेकर सर्राफ के पास पहुंचे और हिसाब होने लगा। सर्राफ के 1500 रुपए आते थे, मगर वह केवल 1500 रुपए के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहनों को वह बट्टे पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीज कौन वापस लेता है? जाकड़ पर दिए होते तो दूसरी बात थी। इन चीजों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांत की बातें की, दयानाथ को कुछ ऐसा शिकंजे में कसा कि बेचारे को हाँ हाँ करने के सिवा और कुछ न सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पेश आता। 1500 रुपए में 2500 रुपए के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रुपए और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भंडा फूट जाने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जालपा ने भी सोचा, जब माल ही न मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था उतना कदाचित संसार की और किसी वस्तु से न था, और उसमें आश्चर्य की कौन सी बात थी। जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दुल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जालपा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के दादी जी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मान की छेड़ कर कहती, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहाँ मिले जाते हैं। जालपा रोने लगती। घर की महरियां, पड़ोसिने और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अशेष भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों के ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे जाते, दुल्हन को गहने पहनाती, डोली में बैठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने गुड्डे दुल्हे से गहनों के लिए मान करती। गुड्डा बेचारा कहीं न कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। उन्हीं दिनों बिसाती ने उसे वह चंद्रहार दिया जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ियों में बैठकर गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में इसके सिवा और कोई चर्चा ही न थी। किसने कौन कौन गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस हैं या पोले, जड़ाऊ हैं या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना, प्रत्यालोचना, टीका टिप्पणी होते रहती थी। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना ग्राह्य हो ही नहीं सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पत्नी हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया। उसकी दशा ज्यों की त्यों है, न कुछ खाती पीती है, न किसी से हंसती बोलती है। खाट पर पड़ी हुई शून्य नेत्रों से शून्य आकाश की ओर ताकती रहती है। सारा घर समझाकर हार गया, पड़ोसिने समझाकर हार गईं, दीनदयाल आकर समझा गए, पर जालपा ने रोग शैया न छोड़ी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं है। यहां तक कि रमा से भी उदासीन रहती है। वह समझती है सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सब के सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते? जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जालपा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर यह अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो कोई उनकी बाट न टाल सकता, पर यह कुछ कहे भी। इनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो यूं निश्चिंत न बैठे रहते। जब तक सारी चीजें न बनवा लेते रात को नींद नहीं आती। मुंह देखे कि मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कहें, जाएंगे तो अपनी ही, और मैं कौन हूं। वह रमा से केवल खिंची ही ना रहती थी। वह कभी कुछ पूछता तो 2-4 जली कटी सुना देती। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता। गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जला जाता था। अगर वह जानता कि उन डींगों का यह फल होगा तो वह जबान पर मुहर लगा लेता। चिंता और ग्लानि उसके हृदय को कुचले डालती थी।
कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कह कहे सैर सपाटे में कटते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरें खाता फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता। यह चाहते तो 2-4 महीने में सब रुपए अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र, मैं चाहे मर जाऊं पर यह अपनी टेक न छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग सी सुलगती रहती थी। जालपा का मुरझाया हुआ मुख देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्दी भंग हो गया। क्या वे दिन फिर कभी आएंगे? 3000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा? 3000 तो शायद 3 जन्म में भी न जमा हो। वह कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिसमें वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल आती, फिर तो वह जालपा को आभूषणों से मढ़ देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता तो अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। शतरंज की बदौलत उसका कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। यह भी जानता था कि यह मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। यह आन टूटी फिर कोई बात भी न पूछेगा। कोई ऐसा भला मानुस न दिखता था जो कुछ बिना कहे ही जान जाए और उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खिन्न था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए तो द्वार से धुतकार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बचा याद करे। मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद उसका। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसने बढ़ बढ़ कर बातें न की हों। यह उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छिपाता रहा, और यह उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वह बेकार था। वह किसी से अपने मनोव्यथा को न कह सकता था, और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असह्य हो जाती है। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठ गया। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे? लो, मुंह हाथ धो लो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात समझ में ना आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बातें कहती हो बहू? जालपा बोली, मैं उन बहू बेटियों में नहीं हूं। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहां कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं भी किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूं, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूं जिसका पिंजरा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूं। अब इस घर में मैं क्षण भर न रुकूंगी। अगर कोई मुझे भेजने ना आएगा तो अकेली चली जाऊंगी। राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठाकर ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम। यह कौन सा सुख भोग रही हूं? रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी तो हो, क्या बात हुई? जालपा बोली, बात कुछ नहीं हुई है, अपना जी है, यहां नहीं रहना चाहती। रमानाथ ने कहा, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ यह भी तो सोचो। जालपा ने बोला, यह सब कुछ सोच चुकी हूं और ज्यादा सोचना नहीं चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूं और इसी गाड़ी से जाऊंगी। यह कहकर जालपा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे यह सोचता हुआ चला, इसे कैसे शांत करूं। जालपा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम जो इस वक्त जाने का नाम लो। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बिछावन लपेटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जालपा ने बिस्तर बंद से बिस्तरे को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर अब उसमें वह पहले सी तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का और कोई साधन था? जालपा ने कहा, क्या तुम चाहते हो मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? रमानाथ बोला, तुम ऐसे मनहूस शब्द अपने मुंह से क्यों निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूं, ना मानोगी तो पहुंचाना ही पड़ेगा। जाओ,
मेरा ईश्वर मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जालपा तड़प कर बोली, वह मेरे कौन होते हैं जो उनसे पूछूं? रमानाथ ने उल्टा पूछा, कोई नहीं होते? जालपा ने कहा, कोई नहीं। अगर कोई होते तो मुझे यूं न छोड़ देते। रुपए रखते हुए कोई अपने प्रियजनों का कष्ट नहीं देख सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू न पोंछ सकते थे? मैं दिन के दिन यहां पड़ी रहती हूं, कोई झूठों भी पूछता है। मोहल्ले की स्त्रियां मिलने आती हैं, कैसे मिलूं? यह सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। न कहीं आना न जाना, न किसी से बात न चीत। ऐसा कोई कै दिन रह सकता है? मुझे अब इन लोगों से कोई आशा न रही। आखिर 2 लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी कुछ जोड़ेंगे कि तुम्ही को दे दें? रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वह खुश था कि इतने दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है, जरूर यही बात है। नहीं तो 2,500-3 हजार उनके लिए क्या बड़ी बात थी। 50,000 बैंक में जमा है, दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जालपा ने झट से कहा, मगर हैं मक्खी चूस पल्ले सिरे के। रमानाथ ने कहा, मक्खी चूस न होते तो इतनी संपत्ति कहां से आती? जालपा बोली, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है जी। हमारे घर किस बात की कमी है? दाल रोटी वहां भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियां हैं, खेत खलियान हैं, बाग बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। रमानाथ ने पूछा, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो? घुल घुल कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई मेरे दिल पर जैसी गुजरती है वह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि 2-4 चीजें तो बनवा ही दीजिए, पर किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। न जाने क्यों मुझसे आंखें फेर ली। जालपा ने कहा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमानाथ बोला, तलाश कर रहा हूं, बहुत जल्द मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है, नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हाँ, जरा अच्छी जगह चाहता हूं। जालपा बोली, मैं इन लोगों का रुख समझती हूं। मैं भी यहां अब दावे के साथ रहूंगी। क्यों, किसी से नौकरी के लिए कहते क्यों नहीं हो? रमानाथ ने जवाब दिया, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जालपा बोली, इसमें शर्म की कौन सी बात? कहते शर्म आती है तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा, कितना सरल उपाय था, और अभी तक यह सीधी सी बात उसे न सूझी थी। बोला, हाँ, यह तुमने बहुत अच्छी तरकीब बतलाई, कल जरूर लिखूंगा। जालपा बोली, मुझे पहुंचाकर आना तो लिखना, कल थोड़े ही लौट आओगे। रमानाथ ने कहा, तो क्या तुम सचमुच जाओगी? तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका। इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा? नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ो। नहीं, सच कहता हूं, मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका, तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहां पड़ा सड़ा रहूं? हटो तो जरा मैं बिस्तर खोल दूं। जालपा ने बिस्तर पर से जरा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्द चली आऊंगी। तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ कीजिए, इस धोखे में मैं नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक न लोगी, और यहां मेरी जान पर बनावेगी। इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा? जालपा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुंच जाती। शहजादी सच कहती थी, मर्द बड़े टोन्हे होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए पर मैं ना मानूंगी, पर तुमने 2 ही मिनट में मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत जरूर लिखना, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं। रमानाथ ने आश्वासन दिया, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूं। जालपा बोली, पान तो खाते जाओ। रमा ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठे, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ को चल दिए। स्त्री का सब प्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता, जानते हैं इसके बारे में अगले अंक में। आज कहानी को यहीं विराम देते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बार बार यह कहने का जी तो नहीं चाहता, लेकिन ठीक है, कह देता हूँ। चैनल है तो इसको आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की आवश्यकता तो ज़रूर है। कमेंट सेक्शन में भी हमें कमेंट करके बताएं कि यह प्रयास हमारा कैसा लग रहा है आपको। आप चाहते हैं कि कहानियों का ड्यूरेशन थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो तो वो भी हमें लिख के बताएं। बाकी मैं अपने लिखे कहानियों, कविताओं के साथ भी आपको मिलता रहूँगा। मिलते हैं अगले अंक में। मैं हूँ कहानी वाला।